Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all students, जी हाँ, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सर क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि ना हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज से। सीएस बनने का मजा अभी है जब आपको याद रखिएगा पढ़ाई के साथ कॉर्पोरेट में होने वाली रियलिटी समझ में आए। सर मतलब तो खुद देख लीजिएगा, आइए समझते हैं। आज का सेशन में अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले एक न्यूज पढ़ते हैं। देखो कह रहा है शेयर होल्डर्स अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ विजय शंकर शर्मा एज पेटीएम सीईओ। पुराना न्यूज है आई नो, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए और तुम्हारे सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड न्यूज देखते हैं, देखो फटाफट से। ट्विटर शेयर होल्डर्स अप्रूव इलॉन मस्क $44 बिलियन टेक ओवर डील। And third one, G Entertainment gets shareholders NOD for merger with Sony। अब ये न्यूज में ध्यान से अगर आपने देखा, तीनों ही न्यूज यहां पर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की बात कर रही हैं। मतलब जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम उसके कंट्रोलिंग पावर को कंसीडर करें तो हमें पता लगता है वही पर्सन कंट्रोल करेगा जो मनी इन्वेस्ट करेगा। जी हाँ, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा कंपनी की कैपिटल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, वो उसे कंट्रोल भी करेगा। आज का सेशन ध्यान से सुनना और ध्यान समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की पर्सपेक्टिव से भी है। और आप जब आने वाले टाइम में सीएस बनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉर्पोरेट्स में जहां आप जॉब करेंगे वहां के लिए इस टॉपिक में हमेशा डिमांड में रहेगा। क्योंकि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की बात ना हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट थिंक ऐसा कोई कंपनी भी नहीं होगा। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा। हम आज जो टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जी हाँ, जैसा आप लोग जानते हैं, एक्टिविज्म, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। अब एक्टिविज्म का मतलब क्या है, पहले ध्यान सुनो। एक्टिविज्म का मतलब होता है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कंपनी की जनरल मीटिंग्स में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना और ध्यान से इस बात को नोट करना क्या बोल रहा हूं। ये जो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स पेटीएम के हों या वो ट्विटर के लिए हों या फिर जी एंटरटेनमेंट के हों, ये शेयर होल्डर्स या और कंपनीज के शेयर होल्डर्स कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या है, होम जाके मीटिंग अटेंड करें। बट याद रखिएगा 2013, जी हाँ, गवर्नेंस एक्ट 2013 में कुछ जो मेजर अमेंडमेंट्स लेकर आए, सेबी एलओडीआर के अंदर जो चेंजेस लेकर आए, वो चेंजेस बहुत ही हेल्पफुल हुए अगर हम उसे लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो। सर कैसे चेंजेस, ध्यान सुनिएगा। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 108 बोला, तो सुनो यहां कंपनी के ऑनर्स, हम आपको बता दें, आपको अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ई वोटिंग फैसिलिटी देनी होगी। ई वोटिंग फैसिलिटी पहली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वोटिंग में होता क्या, आप लोग जानते होंगे कि आप अपने घर से, अपने ऑफिस से या कहीं से भी जहां पर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो आप जहां पर भी अवेलेबल होंगे, जी हाँ, जिस सिटी में होंगे, भले ही मीटिंग दिल्ली में हो रहा है और आप मुंबई में हैं इस समय, तो आप भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू ई वोटिंग। सर मैं जानता हूं, बहुत कॉमन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए बेसिक्स पहले बताना जरूरी है आप लोगों को। ऑलराइट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वही सेबी के रेगुलेशन 44 ऑफ एलओडीआर ने बोला कि लिस्टेड कंपनी हो, बोला हम लिस्टेड कंपनी है, सुनो रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी अपने शेयर होल्डर्स को दीजिए। बोला सर रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी दी, हाँ, मतलब अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी कि वो अपने घर से, अपने ऑफिस से या किसी भी जगह से बैठकर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन में अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो ऑफ कोर्स वहां ट्रांसपेरेंसी होगा। बात पकड़ में आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेबी ने यह भी कहा कि भाई देखो, जो तुम यहां जनरल मीटिंग में रिमोट ई वोटिंग के थ्रू जो भी वोटिंग डिसीजन लोगे, उस डिसीजन का याद रखिएगा आपको इमीडिएटली, मतलब विद इन 48 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, ऑफ कोर्स विच मीटिंग, जनरल मीटिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आपका कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज है उसको इंटीमेट करो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कंपनी में चल क्या रहा है। और अब यहां जब हमने ध्यान से देखा तो उसका बेनिफिट क्या मिला कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि पोस्टल बैलेट की भी तो थ्रू करा सकते थे काम, आप लोग थोड़ा समझिएगा, आप यही ई वोटिंग का काम पोस्टल बैलेट के थ्रू भी करा सकते थे, बट पोस्टल बैलेट में जो एक्सपेंसेस थे वो ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली ई वोटिंग। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए कि जो भी यहां पर रिजल्ट होगा, मतलब ई वोटिंग करा
ये वोटिंग जो रिजल्ट्स होते हैं ई वोटिंग के अंदर जल्दी पता लग जाएंगे, सामने जल्दी आ जाएगा रिजल्ट कंपैरेटिवली अगर हम देखें जो पोस्टल बैलेट के कंपैरिजन, क्योंकि पोस्टल बैलेट में टेक्स टाइम, ठीक है। ये प्रोसेस कम्युनिटी लॉ में हमने कई बार डिस्कस भी किया है, तो मैं आई होप पोस्टल बैलेट ड्रिल में भी जाना बस ठीक भी नहीं है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर पहला जो है ई वोटिंग जो कंपनीज एक्ट ने दिलवाया हमको, दूसरा शेयर होल्डर्स के लिए लिस्टेड एंटिटी के लिए स्पेसिफिकली, जी हाँ स्पेसिफिकली सेबी का एलओडीआर रेगुलेशन 44 बात करता है। इसके अलावा शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वापस सुनिएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब अगर हम मॉड्यूल की तरफ आए, ध्यान सुनिएगा क्योंकि जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, चाहे ये सेशन देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप आरसीडी पढ़ रहे हैं सीएस प्रोफेशनल में या कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा जब लगेगा जब आप ध्यान से मन लगाकर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, केस लॉस को याद करेंगे, और इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं कि मैं आपको याद कराऊंगा। सो पे अटेंशन। देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखा कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर हमने क्या कहा कि कैसे इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, किनकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, क्योंकि शेयर होल्डर अपनी पावर कहां एक्सेस करते हैं, जनरल मीटिंग्स से क्या करते हैं, जनरल मीटिंग्स। तो जनरल मीटिंग के अंदर उनकी जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतनी ज्यादा कंपनी में देखिएगा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। बात पकड़ में आया? तो पहला क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म के लिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी है वो क्या देखी है, आइए देखते हैं शेयर एक्टिविज्म के अंदर। शेयर एक्टिविज्म इज स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिसेंट चेंजेस इन द कॉर्पोरेट लॉज इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट। These laws empower the minority shareholders, which is in turn have empowered them to present their viewpoint to board of directors and more actively protect their interests। जी हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि देखा जाए देखो एक बात समझो, बहुत ध्यान सुनना, अगर आप एक शेयर होल्डर हो, आपने एक कंपनी के अंदर 50,000 रुपीज का शेयर लिया हुआ है, और जिस कंपनी का शेयर लिया हुआ है उसकी मीटिंग जो है, मान लीजिएगा आपके सिटी से किसी और सिटी में, मतलब 500 किलोमीटर डिस्टेंस से सपोज कीजिएगा, तो आप ट्रांसपोर्टेशन लेके जाएंगे, फिर वहां स्टे करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, आपको लग रहा है 50,000 रुपए के लिए 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है 50,000 का, 10,000 रुपये खर्चा और करना पड़ेगा, बोला नहीं जा रहा मीटिंग अटेंड ही नहीं करना। तो कहीं वही कॉमन रीजन है कि कुछ लोग अवेयर भी नहीं है, कोई सोचता है यार ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेरा वर्किंग डिस्टर्ब होगा, मैं तो नहीं जाने वाला। ये सारे रीजन की वजह से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर, अगर आप अज्यूम करो आपने किसी कंपनी के अंदर इन सपोज अपने 1 करोड़ 2 रुपए करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑफकोर्स आप जाएंगे, मीटिंग अटेंड भी करेंगे, और कहीं ना कहीं अपना वही व्यू पॉइंट रखेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, वो अपना व्यू पॉइंट कैसे रखें, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो कंपनीज एक्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, सेबी ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो पहला देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग where distance around the world have been compressed by use of internet। जी हाँ, जो दूरियां हैं वो कम कैसे हो गई हैं इंटरनेट के थ्रू। आज आप और हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। Company Section 13 has acknowledged the need to bring the advantage of technology to voting system of companies in order to enable the shareholders to active in the decision making of the company। Through the e-voting, shareholders can vote resolution on a meeting without even being present at the meeting, general meeting from the remote location। remote location मतलब दूर से कहीं से भी, जहां वो अवेलेबल हैं, मतलब अवेलेबल का मतलब जहां इंटरनेट फैसिलिटी भी हो, आता हो, इंटरनेट कनेक्शन आता हो। ऑलराइट, आई मीन shareholder is not necessary to attend the general meeting। सेक्शन 108 क्या कहता है? अब देखो ये एग्जाम के लिए याद रखो, ये इनकी आप सुनो, अच्छा प्रोफेशनल वो है जो अपने आंसर को, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को प्रूव करे विद द लॉ। बोला था मैं कह रहा हूं, बोला नहीं, लेजिस्लेचर ने कहा है सेक्शन 108 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर रिमोट ई वोटिंग के लिए। देखो सेक्शन 108 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 नंबर 220 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 14 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है सर? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखो मॉड्यूल में, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है, सो डोंट बी यू नो व्हाट शेम, जाओ लिखो फटाफट लिखो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज एंड द मैनर इन विच द मेंबर मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जी हाँ, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी कैसे आएगा? जब पार्टिसिपेशन होगा मीटिंग में। तो ये दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। तो सेक्शन 108 रीड विद नंबर रूल नंबर 20 ऑफ कौन सा रूल है सर? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। कौन सा? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स ऑन 14। इज इट क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, क्या देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पावर देता है कि वो क्लास ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग हैव गिवन ड्यू रिकॉग्निशन टू द कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी
as it is widen the participation of maximum shareholders in voting process. Inception of e-voting has provided an opportunity to the shareholders residing as far-flung areas to participate in the decision-making process of the company. पूरा पढ़ना है, रीडिंग से करना, ठीक है. And they may not be attended meeting in a person. Board in their fiduciary capacity are now looked upon for higher accountability and transparency for effectiveness of the overall governance processes. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जो ई वोटिंग है जब आप कर लेते हैं तो लॉक हो जाता है, फिर इसकी वोटिंग काउंटिंग की जाती है जिसको स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है. सर पता लगा यही कोई घपलाबाजी करते तो नहीं, तभी तो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ये फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो कास्ट की जाती है कि भाई हम आपको भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, आप हमें धोखा ना देंगे. तो ऑफकोर्स ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि फेयर प्रैक्टिस की गई है जब भी वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा. Directions. E-voting can be said to have engendered corporate democracy. Engendered, sir, engendered मतलब क्या होता है? Engendered मतलब होता है developed, ठीक है? All right, I hope ये पहला वाला पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है. अब हम सेकंड देखते हैं. सेबी रेगुलेशन 44 कहता है, सेबी रेगुलेशन 44 ऑफ LODR रेगुलेशन 2015. ध्यान से सुनना, इसने अभी मैंने आपको बताया, आप सुनो, ध्यान से सुन लो. पहले इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा. रेगुलेशन 44 क्या बोला? सिंपल सी बात, क्या बोला कि लिस्टेड एंटिटीज जो हैं दे हैव टू प्रोवाइड देयर शेयरहोल्डर्स रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी. बोलिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटीज को? रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी. बात पकड़ में आया? एंड within 48 hours of the conclusion of such meeting, कंपनीज को, लिस्टेड एंटिटीज को अनाउंस करना होगा रिजल्ट जो भी उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया है, किसको? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को. फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसके सिक्योरिटीज BSE पे, जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड हैं तो उसको बताना पड़ेगा 40 हजार के अंदर कि जनरल मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन लिया गया. लेट्स एग्जांपल ऑफ इट. कंपनी ने सोचा कि हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करेंगे बियॉन्ड द लिमिट्स, ऑलराइट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, जो विद इन द बोर्ड की पावर टू से बियॉन्ड. इसके लिए कंपनी ने इनवाइट किया किनको? शेयर होल्डर्स को. उनका अप्रूवल लिया. अब उनने अप्रूवल फेवर में दिया या अगेंस्ट दिया, ये जो भी रिजल्ट रहा इसको 40 आवर्स के अंदर लिस्टेड एंटिटीज को अपने कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को बताना है. अगर इसे कंपेयर करें हम लोग ई वोटिंग को और पोस्टल बैलेट को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहां ज्यादा होगा? जी हाँ, ऑफ कोर्स पोस्टल बैलेट में. और अगर देखा जाए रिजल्ट की अनाउंसमेंट कहां जल्दी होगी? ई वोटिंग में, क्योंकि यहां पर सब जितना भी प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जा रहा है. आई होप ये क्लियर होगा. अब जरा एक बात सोच के देखो, इस न्यूज के अंदर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी कि शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, फर्स्ट न्यूज पढ़ना वापस, फर्स्ट न्यूज वापस पढ़ो यार, बनना है कुछ तो पढ़ो. देखो, शेयरहोल्डर्स अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ विजय. सर शेयरहोल्डर्स अब ये डिसीजन जो भी लिया होगा उन्होंने 40 आवर के अंदर क्या करना पड़ेगा? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा. क्लियर एकदम? चलिए, तो ये रेगुलेशन 44 के अंदर हमने अभी बताया. सर आप रीड नहीं करवाएंगे? बेटा बताया है ना, याद किया ना, अभी हम इसी को ऐसे सुनना है बस. मैं तुम्हें कोई भी टॉपिक रटवाने वाला नहीं हूं, पहले समझाना चाहता हूं फिर याद करवाना चाहता हूं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. अब ध्यान सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर अभी लेटेस्ट लेक्चर रेडी किया हुआ है, ठीक है. इसके ये क्वेश्चन यहां भी इंपॉर्टेंट है और ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है. करीबन क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का मिनिमम ये क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल जाएगा. इसके लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आपके जून एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है वो भी कवर किए हुए हैं. तो अगर आपने वो अभी पहले पढ़ा हुआ रिलेटेड पार्टी बेस्ट वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो उस पर अमेंडमेंट, उसके प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो सब मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए पहले से ही. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, दोनों ही लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जरूर देख लेना. अभी लेटेस्ट लेक्चर रेडी किया है और लेटेस्ट आपको क्लास दिया उसके ऊपर. ये उनके लिए कह रहा हूं जो नए स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन किए अभी, ठीक है. और कोई भी स्टूडेंट है वो भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये देखेगा वो नहीं देखेगा. आप इंजॉय कीजिएगा लेक्चर्स को और अच्छे से पढ़िए. सो अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है. सर अभी देखें, पहले क्लास कंप्लीट कर लो उसके बाद देखना, ठीक है. पहले क्लास कंप्लीट कर लो. अब देखो यहां एक रूल आता है, जस्टिफिकेशन फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल एंड एक्सेप्शन. अभी बड़ा जबरदस्त मामला रहा है, फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल. अब मैं ये क्लैरिटी दूंगा, पर उससे पहले हम ध्यान से ना एक बात को सीखेंगे. पहले ये केस तो मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन अब सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं. आपने एक बात का ध्यान दिया है, सपोज एक कंपनी है ए
एबीसी लिमिटेड। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। ये हम सब ने अब तक बहुत अच्छे से समझ लिया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है या फाइनल का, कि कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ध्यान सुनना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अब हम एक बात समझते हैं यहां पर, इस कंपनी का जो हम जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेन, कौन होता है जो उसको मैनेज करता है, कंपनी को मैनेज करता है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑलराइट, अच्छा, ऑल ओवर अगर देखा जाए, है ना, अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रोल करने का पावर हम जानते हैं किसके पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास में होता है कंपनी को। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान सुनते जाना, कौन सा समझ में अच्छे से आएगा। अब अगर कोई मेजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जी हाँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर तो शेयर होल्डर्स के पास होती है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो, ध्यान से सुनना, एबीसी लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, इसके पास एक प्रॉपर्टी थी एक्स। ध्यान सुनते जाना, ठीक है। इसकी कंपनी की प्रॉपर्टी एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी एक्स को डायरेक्टर्स की पावर में था, लेकिन डायरेक्टर्स ने अंडर वैल्यू, ध्यान सुनना, अंडर वैल्यू इस प्रॉपर्टी एक्स को सेल कर दिया। कैसे किया है, अंडर वैल्यू, ध्यान से सुनते जाना, अंडर वैल्यू से सेल कर दिया। किसने किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है। ऑलराइट, अंडर वैल्यू सेल करने से जो डैमेजेस अराइज हुए, वो डैमेजेस किसको हुए, कंपनी को हुए या शेयर होल्डर्स को। आई होप तुमको आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी थी, वो शेयर होल्डर्स की नहीं थी। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं। बात पकड़ में आ रहा है। तो यहां पर जो डैमेजेस हुए वो किसको हो रहे हैं, ध्यान से देखा जाए, कंपनी को। अब जब किसी के साथ गलत होगा तो वही आवाज उठाएगा ना। आप सोच के देखिएगा, जहां पर इस केस में जो डैमेजेस हुए हैं वो कंपनी को हैं, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यूड सेल किया गया। तो कंपनी ही एक राइट पर्सन है जो डायरेक्टर के खिलाफ, को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ क्या कर सकती है, सू फाइल कर सकती है कि यार इन्होंने हमारा नुकसान किया है, आप इनसे हमें पैसा दिलवाएं। सू की फाइल कर सकती है क्योंकि सिविल मैटर होगा, ठीक है, कि उनकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ध्यान सुनते जाना। अब जब ये सू करना या नहीं करना है, ध्यान समझना, डायरेक्टर्स पे सू करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन कंपनी लेगी। और कंपनी अपनी डिसीजन कैसे लेती है, बायपासिंग रेजोल्यूशन। और इस केस में अगर जब हम देखेंगे रेजोल्यूशन पास करना होगा, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, ध्यान सुन लेना, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि जी हां डायरेक्टर से खिलाफ सू किया जाए, तो ऑफ कोर्स कंपनी सू कर सकती है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने कहा कि नहीं ठीक है, वी आर एग्री एंड वी एक्सेप्ट द डील विच हैज बीन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम उसके साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखिएगा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते अनलेस अंटिल ये कोई वॉइड अब इनिशियो एक्ट ना हो, या अल्ट्रा वायरस एक्ट ना हो, या कोई भी रॉन्ग डूअर इन प्रैक्टिस ना हो, या और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई इलीगल प्रैक्टिस नहीं की गई हो। तो क्योंकि हम देखते हैं कंपनी के अंदर, पहली इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी खुद कैपेबल है सू करने के लिए। बात समझ में आ रहा है, कोई एक या दो या शेयर होल्डर खुद किसी भी डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। पहली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो जो भी डिसीजन मेजॉरिटी लेगी, और वो डिसीजन ध्यान से सुनना, अगर वो मेजॉरिटी डिसीजन जो ले रही है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम है, प्लस लीगल प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है, तो वो बाइंडिंग होगा, वो डिसीजन कंपनी पे बाइंडिंग होगा। ऑफ कोर्स उस डिसीजन को डायरेक्टर्स को भी मानना पड़ेगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी मानना पड़ेगा। इसी के लिए मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हम ये बात पहले ही सीख चुके हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑलवेज प्रिवेल का मतलब जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही माना जाएगा।
और ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड जजमेंट्स एडवर्ड्स वर्सेस हैलीवेल, या अगर हम और बात करें नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन वर्सेस B3, और भी केसेस हैं। इन दोनों केस के जजमेंट्स में ये डिसाइड किया गया कि मेजॉरिटी प्रिवेल होगा, प्रोवाइडेड अगर मेजॉरिटी, ये बहुत की वर्ड है जो समझा रहा हूं, अगर वो मेजॉरिटी मेमोरेंडम आर्टिकल्स के प्रोविजन को साथ साथ में कम्युनिटीज एक्ट जो कंसर्न्स के लीगल प्रोविजंस हैं उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वो जो भी डिसीजन लेगी मेजॉरिटी वो बाइंडिंग होगा ही होगा, कंपनी पर भी और मिनॉरिटीज पे भी। फॉस वर्सेस हैबटल केस के अंदर भी देखा जब ये गया तो ये देखा गया कि जो फॉर्ड्स एंड टर्टॉन करके दो शेयर होल्डर्स थे, उन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के डायरेक्टर्स पे केस फाइल किया और यही कॉन्सेप्ट रखा गया कि कंपनी की प्रॉपर्टी का उन्होंने अंडर वैल्यू सेल कर दी है, या किसी और मैटर में मान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब ये शेयर होल्डर सू कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो यहां पर जजमेंट ये आया कि कंपनी खुद एक प्रॉपर पर्सन है जो सू कर सकती है अब किसी को भी, ऑलराइट। लेकिन यहां पर जो और इंपॉर्टेंट बात का अनाउंसमेंट किया गया, मतलब जो जजमेंट में बताया गया, वो ये कहा गया कि अगर कंपनी सू करना भी चाहती है तो उसके लिए मेजॉरिटी डिसाइड करेगा कि वो कंपनी सू करे या ना करे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के, जी हां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पर जो भी एक्ट परफॉर्म किया है, अगर वो एक्ट कंपनी की पावर में, मतलब शेयर होल्डर्स उस एक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं रेक्टिफाई करने का। आप जानते हैं कि बायबैक करने की पावर अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल फ्री रिजर्व्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। अगर मान लीजिएगा डायरेक्टर्स ने गलती से 12% कर दिया, 12% तक कर दिया, तो ये 12% तक का बायबैक रेक्टिफाई हो सकता है बाय पासिंग SR। अब पकड़ में आ रहा है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स की पावर में था। बात पकड़ में आया। तो अगर मेजॉरिटी चाहे तो याद रखिएगा उसे रेक्टिफाई भी कर सकती है, और मेजॉरिटी चाहे, उसे लगता है मेजॉरिटी को, शेयर होल्डर्स को, कि हाँ ये कंपनी को इससे डैमेजेस हुए हैं, तो मेजॉरिटी डिसाइड करेगा कि कंपनी को सू करना चाहिए डायरेक्टर्स को फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस, जी हाँ, फॉर डिमांडिंग द कॉम्पनसेशन, तो मेजॉरिटी डिसाइड करेगा। लेकिन स्टिल जो राइट पर्सन होगा सू करने वाला कौन होगा, वो हमारी कंपनी ही होगी। आई होप ये एग्जीक्यूटिव लेवल पर और फाइनल लेवल पर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है, बिल्कुल शर्माना मत, ना के 9 के व्हाट्सएप पर जहां तुम क्वेश्चन पूछते हो वहां आराम से क्वेश्चन रखो। कमेंट बॉक्स में पूछना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में तो तारीफ करते हो, अरे क्वेश्चन ही पूछा करो यार, तारीफ नहीं चाहिए इतनी, जितने तो मैं कमेंट क्वेश्चन पूछ लिया करो। और मुझे पता है कि कुछ लोग क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते क्योंकि शर्माते हैं। एनीवेज, तो हम एक जस्टिफिकेशन, आई होप ये पूरी कहानी जो मैंने समझाई आपको समझ में आ गई होगी। इसके बेसिस पर ही मैं आपको आगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा। जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ रूल्स वर्सेस हार्ड बॉटम। अब क्या था कि क्या फायदा है इस केस के आने के, जब इस केस का जजमेंट आया, जैसे मैंने बताया कि इसका कंक्लूजन क्या था कि कोर्ट ने यह कहा कि जो कंपनी है वो खुद ही एक कैपेबल पर्सन है जो सू कर सकती है अदर्स को, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है। अब यहां जो इंपॉर्टेंट जो जजमेंट, इस जजमेंट के आने के बाद से जो एक रिजल्ट सामने आया वो क्या आया कि हमने देखा कि रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। जी हां, सबसे पहली बात यहां पर ये क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया गया कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो खुद भी किसी को सू कर सकती है। अब खुद का मतलब ऐसा तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद चली गई कंपनी कैसे जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे जाएगा, तो उसको डिसीजन लेने के लिए क्या मेजॉरिटी डिसीजन लेगा, ठीक है। मेजॉरिटी डिसीजन लेगा कि हाँ सू करना है, तब कंपनी सू करेगा, ठीक है। नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड। जी हाँ, इसमें क्या डिसाइड रखेगा कि मेजॉरिटी जो है वो प्रिवेल करेगी। दूसरा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट्स अवॉइडेड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ, अब मान लीजिएगा शेयर होल्डर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ जी है, चाहिए ऐसा कौन सा शेयर होल्डर है, सब अपने अपना कंसर्न लेके पहुंच गए, जी मेरे साथ गलत हुआ है। अरे नहीं भाई, तो मल्टीपल सूट्स इस तरीके से नहीं होंगे। मल्टीपल का मतलब कि शेयर होल्डर भी सूट फाइल कर रहे हैं, उधर कंपनी कर रही है। जी नहीं, कौन एक सब जो अगर देखा जाए राइट पर्सन कौन है जिसके साथ जिसको डैमेज हुए हैं, ठीक है। एंड लिटिगेशन ऑफ मिनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब मेजॉरिटी को लगता है कि नहीं यार ये डैमेज जो अंडर वैल्यू सेल किया गया है, ठीक है, वी एक्सेप्टेड। बात समझना इसको, अगर मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को तो माइनॉरिटी कुछ नहीं कर सकता इसमें। बात पकड़ में आ रहा है। वहीं इसके एक्सेप्शन जो कि एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर बार इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर एक एग्जीक्यूटिव या फाइनल स्टूडेंट्स को बहुत से समझना चाहिए।
जैसे अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट है तो क्या मेजॉरिटी प्रिवेल हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने कहा था आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्लस कंपनीज एक्ट और अदर लीगल प्रोविजंस जो हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे। अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो मेजॉरिटी प्रिवेल नहीं होगा। वहीं अगर फ्रॉड एंड मिनोरिटी, मेजॉरिटी मिनोरिटी पता लगा मेजॉरिटी ने क्या कर दिया, बैंड बता दिया इसका मिनोरिटी का फ्रॉड करके, तो वहां चलने देंगे क्या रूल? नहीं। या रॉन्ग डूअर्स एंड कंट्रोल, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल किसी मैटर में आपको 90% वोटिंग की रिक्वायरमेंट है और आपने उस पर सिर्फ 75 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कानून कम करा दिया, ऐसा नहीं होने देंगे। या पर्सनल एक्शंस हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर ये आपने बता दिया सर, ऐसे कैसे याद होगा? अरे बताऊंगा ना, अभी चैप्टर बहुत कुछ है यार, ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा। इन पे केस लॉ आते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं एग्जीक्यूटिव में भी और फाइनल में भी, तो ऐसा थोड़ी ना है, तो सब समझाने के लिए बता रहे हैं बीच में। ऑलराइट, अब देखो ये जो मैंने आपको बताया ना कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी पावर एंड मिनॉरिटी राइट्स, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अभी मैं आपको यही बोल बोल के समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेजॉरिटी प्रिवेल होगा प्रोवाइडेड कि मेजॉरिटी ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो 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 इसी केस में भी एडवर्ड्स वर्सेस हेलीवेल या नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन बेटी, इसमें भी ये डिसाइड किया गया, दोनों जजमेंट में ये डिसाइड किया गया कि मेजॉरिटी प्रिवेल होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट बातें इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे हम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना मॉड्यूल में भी हाईलाइट करना। कहता है इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ेंगी, जब मेजॉरिटी प्रिवेल होगा 2 बातों पर होगा। पहला कहता है फर्स्टली powers of the majority of the members is subject to the provision of the company's memorandum and articles। अभी लिखवाया था, नोट भी कर लेना, कंपनी के memorandum आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो भी पावर एक्सेस कर रहे हैं आप। एंड अ कंपनी कैन नॉट लीगली ऑथराइज और रेक्टिफाई एनी एक्ट विच इज बीइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द मेमोरेंडम इज दैट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, ये ऐसा अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, एशबरी कैरीज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, इस केसेस में ये भी डिसाइड किया गया कि भाई ऐसा एक्ट होना, जैसे सपोज, अब देखो ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, पहले तुमने पढ़ा भी होगा कि अगर मान लीजिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। सपोज करो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, ए लिमिटेड क्या हुआ, बी लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, मान लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों हम और एग्जांपल देते हैं अभी, तो जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए वो एंटर हुआ है वो ऑब्जेक्ट, समझना मेरी बात को, वो मेमोरेंडम में कंपनी के, किस कंपनी के, हमारे ए लिमिटेड मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। मेजॉरिटी ने कहा कोई बात नहीं, हम इसे अभी रेक्टिफाई कर देते हैं, हम अभी जाते हैं और अपना मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर देते हैं और आप कंटिन्यू रखो। नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको जाकर वापस से यहां पर आपके मेमोरेंडम में अल्टरेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ और फिर आप उसके बाद अपना मेमोरेंडम को जाकर अल्टर कर लो, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो वो पावर आपके मेमोरेंडम में नहीं है। बात समझना, पहले वो पावर आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। कुछ ऐसा समझिएगा कि आप अभी कंपनी सेक्रेटरी बने नहीं है, आप बोल रहे हैं कोई नहीं अगले साल बन तो जाऊंगा ही ना, ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं सीएस तो बन ही जाऊंगा, तो आज से ही सेक्रेटरी ऑडिट में करना शुरू कर देता हूं और कंपनी सेक्रेटरी के साइन करना शुरू कर देता हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो पहले आपको डिग्री लेना होगा, ऑलराइट, उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो मेमोरेंडम में जब तक वो पावर नहीं होगा और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये 2 बातें, पहले बात क्या रखेगा कि वो पावर जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड वेयर द आर्टिकल्स authorize the directors to deal with any matters except those which are outside the scope of the authority of the directors or with the which the directors having power are unable or unwilling to deal. Secondly, resolution of a majority must not be inconsistent with the provision of the act or any other statutes or constitute a fraud or minority depriving its legitimate rights. Legitimate rights का मतलब क्या होता है? वोट नहीं करने दिया, बात सुना रहा हो, उनको पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, उनके पास जनरल मीटिंग का नोटिस ही नहीं भेजने देते हैं, इंटेंशनली नहीं भेजते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में भी वो याद रखेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स को फॉलो कीजिएगा, प्लस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन या अदर लीगल जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी प्रिवेल होगा, नहीं तो मेजॉरिटी प्रिवेल नहीं होगा। अब यहां पर ICICI लिमिटेड
के केस में ये भी कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है फोर्स वर्सेस हाई वाटर का जो फैक्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में हर जगह अप्लाई हो जाए। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, बात समझिएगा, क्योंकि देखिएगा कहीं ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमने भी कहा एक्सेप्शन भी हमने कंसिडर किए कि अगर मिनॉरिटी से फ्रॉड हो रहा है तो बोला जी ये भी हम कंसिडर करेंगे कि वहां पर लेस नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे कंपनी के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो उस कॉन्सेप्ट में मैं भी आगे जाऊंगा आगे सेशंस में, ठीक है, वो उस पर भी इस पे अलग से डिस्कस करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें प्रैक्टिकल इंसेंटिव डेमोक्रेसी, ये मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, रिजेक्शन ऑफ इंक्रीज इन रिम्यूनरेशन ऑफ द सर्टेन की एग्जीक्यूटिव्स ऑफ टाटा मोटर्स। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी बढ़ानी है, नहीं मना कर देंगे हम। जी हाँ, शोल्डर डेमोक्रेसी। Raymond Limited rejected the sales of JK houses at the allegedly below the market price to promoters of Raymond Limited। जी हाँ, शोल्डर से मना कर दिया कि हाँ जी आप सेल नहीं कर सकते। इट्स यहाँ दिखता है कि डेमोक्रेसी, शोल्डर डेमोक्रेसी प्रेजेंट होती है। वहीं रिलायंस एंटरप्राइजेस के केस में भी ऐसा रहा है। एनीवेज हम आगे चल के देखते हैं जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसे अपना यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल में लेके जाने वाला हूं और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ऑलराइट, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, सब बहुत ध्यान सुनिएगा। डियर ऑल, रेगुलरली क्लासेस साथ साथ टेस्ट सीरीज अटेंड करना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ढंग से नहीं समझ आएगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही है। तो क्लासेस ले रहे हो, क्लासेस के साथ साथ में टेस्ट भी अटेम्प्ट करो, रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करो। अभी अगर रेगुलरली पढ़ोगे ना बहुत मेहनत नहीं लगेगा। अगर सीएस बनना है तो आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत तो अभी से करना पड़ेगा। क्लासेस लीजिएगा और रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं इन दिनों, उसमें से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट कुछ मैं देख रहा हूँ लेजी हैं। सो जल्दी उठ जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। और कोई अगर नया स्टूडेंट है तो टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस चल रही हैं, उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। ऑलराइट, और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा। ऑलराइट, इंटरफेरेंस, रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट को अभी समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में डिटेल में चलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।